नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। एक तरफ भुखमरी और दूसरी तरफ लगातार होती आतंकी घटनाएं। पाकिस्तान के हर चौराहे, हर गली और हर शहर में बस चीखना, चिल्लाना, रोना और दर्द भरी तस्वीरें ही देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तान की आवाम के सामने बस एक ही रास्ता बचा है, या तो भूख से मर जाना या फिर आतंकी भेंट चढ़ जाना। हर रोज पाकिस्तान में आतंकी खौफनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हर रोज दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में जो हो रहा है या फिर जो दिख रहा है वो वैसा ही है जो हम देख पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दरअसल पाकिस्तान की आर्मी के अंदर से ही कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि इन आतंकी घटनाओं के पीछे आतंकी नहीं बल्कि आतंकी फैक्ट्री चलाने वाली पाकिस्तान की आर्मी शामिल है। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब धमाके वाले पाकिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। पेशावर ब्लास्ट पर सनसनीखेज खुलासा। क्या पेशावर में ब्लास्ट पाकिस्तान की सेना ने कराया? क्या पेशावर धमाके के पीछे चुनावी कनेक्शन है? पेशावर बम धमाके के पीछे इमरान या शहबाज? पेशावर की मस्जिद में हुए धमाके के बाद 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की सियासत में इस धमाके को लेकर खतरनाक खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मेजर और इमरान खान के समर्थक आदिल रजा ने बड़ा दावा किया है। आदिल रजा ने दावा किया कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही पेशावर की मस्जिद में धमाका कराया। फौजी अफसरान का ये कहना है, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है, सीनियर का, कि ये जो हमें तरीका बताया जाता है वही इंप्लीमेंट किया गया है पेशावर के अंदर। अपने ही एजेंसीज ने किस तरह धमाका करवाना है और किस तरह उसका फायदा उठाना है, और फायदा क्या है कि इलेक्शन को डिले करवाना है, जो आपका वजीर दिफा भी कह रहा है, लीग के मुख्तलिफ लीडर्स भी कह रहे हैं, बहाना बनाना है और बहाना बना के इलेक्शन डिले करवाना है। और ये बात आज जो हुकूमत में बैठे हैं वो इससे पहले ये भी करते रहे बात सियासतदान। पाकिस्तानी फौज के पूर्व मेजर आदिल रजा ने सेना में कई साल का वक्त गुजारा है। इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो खतरनाक है। ये ऑपरेशन इस तरह स्टाफ कॉलेज में बाकायदा तौर के ऊपर पढ़ाया जाता है, लेकिन दुश्मन मुल्क के लिए पढ़ाया जाता है कि किस तरह सबोटाज एक्टिविटीज के जरिए आपने जो है वो आउटकम, अपना सियासी आउटकम लेना है दुश्मन मुल्क के अंदर, फॉक्सलैंड के अंदर। पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सहित कई शहरों में पुलिसकर्मियों ने पेशावर धमाके के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस वालों का आरोप है कि जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं और उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं। बता दें कि पेशावर मस्जिद ब्लास्ट में मारे गए 100 से अधिक लोगों में 3 को छोड़कर सभी पुलिस वाले थे। मुसलसल जमुंगा जवानान शहीदान कीगी सुख तपूस वाला निष्ठा आए रोज जमुंगा लकान शहीदान कीगी यौ कसम दासी न गई चिरौजी और दामल एहतजाज की चिदा वाली रखे भी जवानान वाली शहीदान कीगी बेगुनाह शहीदान कीगी जमुंग जंग जा सरे दे। अब पाकिस्तान में अवाम की जिंदगी की कीमत पर शर्मनाक सियासत किस हद तक गिर चुकी है उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान सरकार ने आतंकवादी बुलाए, वहीं शहबाज के मंत्री राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने ही आतंकवादी पैदा किए।
और नवाज शरीफ की बेटी मरियम कह रही हैं कि इमरान खान और पूर्व आईएसआई चीफ हामिद ने हमले करवाए। ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। और अब पाकिस्तानी फौज के अंदर की कहानी दुनिया के सामने आ रही है तो दावे किए जा रहे हैं कि पेशावर में बेगुनाहों की जान पाकिस्तानी फौज ने ली है। पीके को भी आजकल दुश्मन मुल्क ही समझा जा रहा है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इमरान खान को वो दिलो जान से चाहते हैं। गैरतमंद अवाम है, जो भी गैरतमंद पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो केपी में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो जीबी में है, चाहे वो कश्मीर में है, गैरतमंद लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो गैरतमंदी की बात करता है। वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी सब साइड पे। ये बाकी लोग सिर्फ नारे मारते हैं, बातें करते हैं, इनके कोलो फेल के अंदर बहुत बड़ा तसाद है। वेरज इमरान खान को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो गैरतमंदी की बात स्किप करते हैं, और केपी के हुए से इमरान खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। ये तो कहते हैं तो पठानों की पार्टी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कबूल किया कि अब मस्जिद में नमाज के दौरान भी आत्मघाती हमले होने लगे हैं, जबकि ऐसा तो भारत और इजराइल जैसे देशों में भी नहीं होता। मैं फिर कहूंगा कि नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त जो है कत्लेआम जो है ना हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे, लेकिन पाकिस्तान में होता है, जहां पे जितने फिरके हैं उतनी दीनी जमातें हैं और वो सियासत में हिस्सा लेती हैं। हम सियासतदान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेशावर की मस्जिद में हुआ यह हमला पाकिस्तान पुलिस की बड़ी नाकामी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट वाली जगह के बिल्कुल करीब ही पेशावर पुलिस का हेडक्वार्टर है। एंटी टेरर फोर्स यानी आतंकवाद विरोधी विभाग का दफ्तर भी यही है। इसके अलावा फ्रंटियर रिजर्व पुलिस, एलीट फोर्स, टेलीकॉम डिपार्टमेंट समेत दूसरे कई अहम दफ्तर भी इसी मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद हैं। यानी यहाँ 4 लेयर की सिक्योरिटी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि इतने वीवीआईपी इलाके में एक फिदायीन हमलावर आखिर घुसा कैसे? मैंने कल भी कहा था कि हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ना इजराइल में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत है जिसकी बुनियाद जो है वो कलमे पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारी बुनियाद रखी गई है। क्या हमारे अमाल जो हैं, जिस बुनियाद पे हमारी मुमलकत की बुनियाद रखी गई, उसके मुताबिक है। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान को पाकिस्तान भर में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इनमें 2009 में सेना मुख्यालय पर हुआ हमला, इसके अलावा दूसरे सैन्य ठिकानों पर हुए हमले, और 2008 में इस्लामाबाद में मैरियट होटल की बमबारी में टीटीपी का नाम सामने आ चुका है। 2014 में पाकिस्तानी तालिबान के नाम से काम करने वाले टीटीपी ने पेशावर के उत्तर पश्चिमी शहर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 131 छात्रों सहित कम से कम 150 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने ही आतंकवाद के बीज बोए थे और आज देश की आवाम को आतंक की फसल काटनी पड़ रही है। कि ये जो दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। अफगानिस्तान में जब रूस की
इन्वेजन हुई या मुदाखलत हुई या उन्होंने जो बुलाया वहां पे उस वक्त की हुकूमत ने रूसियों को, हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। जनरल ज़िया साहब उस वक्त हुक्मरान थे, जिहाद का बड़ा शौक था। इन हमलों के बाद तहरीक तालिबान की पूरी दुनिया में जमकर किरकिरी हुई थी। इसके बावजूद भी ये संगठन आतंकी हमलों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। पिछले 22 सालों में पाकिस्तान में लगभग 16,000 आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों में 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में 365 आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, यानी पूरे साल हर रोज आतंकी हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान में हर रोज आतंकवाद औसतन 4 लोगों की मौत का कारण बनता है। यह किसी एक मजहब की जंग भी नहीं है। यहां पे दहशतगर्दी के शिकार जो हैं हमारी अकलियतें भी हुई हैं। हमने आपस में फिरकों की लड़ाई जो है, जो सारे मुसलमान हैं, हमने एक दूसरे की इबादत गाहों को जो है उड़ाया है। यह हमारी 15, 20, 25 साल की तारीख जो है इस बात की शहादत देती है कि इस जंग में कोई तफरीक नहीं है। पेशावर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम के इलाके में है और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी का समर्थन ज्यादा माना जाता है। पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती से इसी इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी भी है। वहीं सच ये भी है कि तालिबान की जमकर तारीफ करने वाले इमरान खान को पाकिस्तान में तालिबान खान भी कहा जाता रहा है और अब यही छोटा तालिबान पाकिस्तानियों के खून का प्यासा बना बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं भ्रष्टाचार किसी भी देश की नींव को खोखला कर देता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में यह बात एक कदम आगे निकल गई है, क्योंकि पाकिस्तान की नींव इतनी खोखली हो गई है कि यह मुल्क कभी भी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। पाकिस्तान में इस समय 2 पाकिस्तान बन चुके हैं। पहला वो जो रोटी के लिए ट्रक और गाड़ियों के पीछे भागते देखा जा सकता है, और दूसरा वो जो बर्बाद हो गए पाकिस्तान के इस हालातों में भी देश को लूटने में लगा हुआ है। आलम यह है कि एक तरफ लोग रोज भूख और आतंक की भेंट चढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रंगीन नेताओं की पार्टियों में पैसों की बारिश हो रही है। रोटी के लिए मारामारी करते पाकिस्तानियों की ये तस्वीर कुछ दिनों पुरानी है। पाकिस्तान में आटे की एक बोरी के लिए गोली तक चल रही थी। उसके बाद अचानक पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा गया, बिजली गुल हो गई। पाकिस्तान की बिजली का ग्रिड ही फेल हो गया था। लेकिन किसी तरह बिजली बहाल हुई तो पेट्रोल डीजल खत्म होने लगा। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कमी है, क्योंकि सेना, पुलिस और हुक्मरानों के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम ही नहीं हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की दुर्दशा का बयान टीएलपी प्रमुख साद रिजवी से सुनिए। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। वहीं ये 2 तस्वीरें तो पाकिस्तान के अवाम के सीने में खंजर चुभोने जैसी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम भूख से तड़प रही है, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम एक मेहमान को मुस्कुराते हुए मिठाई खिला रही है, जबकि दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की भूखी अवाम को मुंह चढ़ा रही है। कुछ राजनेता एक डांसर पर दौलत की बारिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब यही मरियम नवाज आवाम के बीच होती हैं तो ऐसा घड़ियाली आंसू बहाती हैं, ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। बहनों,
मेरे बच्चों, मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। मुझे एहसास है, ना सिर्फ ये कि मुझे एहसास है, मेरे दिल को तकलीफ है इस बात की। जब आपके घरों में परेशानी आती है तो उससे बड़ी परेशानियां हमारे दिल पे आती हैं। इन्हीं मरियम नवाज की एक दूसरी तस्वीर देखी। जब वो उड़न खटोले के पास पहुंचती हैं तो हवाई अफसर ऐसे बिछ जाते हैं जैसे महारानी की आवभगत में कोई गुस्ताखी न हो जाए। लेकिन जब आवाम के बीच होती हैं तो ऐसा मायाजाल फेंकती हैं जैसे उन्होंने ही पाकिस्तान को बचा लिया, नहीं तो देश डूब गया होता। जिन 4 साल से 2018 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। बहरहाल पेट्रोल डीजल के दामों में 35 रुपए की एक मुश्त बढ़ोतरी के बाद कुछ राहत मिली तो अब पाकिस्तान के कारोबारियों ने खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के कारोबारी संगठन ने सूचना दी है कि पाकिस्तान में खाने के तेल और घी का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में जल्द ही खाने के तेल और घी का इंतजाम नहीं किया गया तो 20 दिन के अंदर मारामारी मच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 40 लाख टन तेल घी की खपत होती है, जिसमें 35 लाख टन से अधिक का आयात करना पड़ता है। और ऐसे में जब रमजान का महीना आने वाला है तो तेल घी की खपत भी बढ़ने वाली है। इस लिहाज से कारोबारियों की ओर से शिकायत की गई है कि पाकिस्तान के बंदरगाहों पर विदेशों से मंगाए गए खाने के तेल और घी की खेप उतारी जा चुकी है, लेकिन उसका उठाव नहीं कराया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान सरकार के खजाने की जो हालत है, वैसे में बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देने से घबरा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार लगातार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के सामने $1 अरब की बेल आउट पैकेज के लिए गिड़गिड़ा रही है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद और इरादा रहा है कि हिंदुस्तान को कैसे डिस्ट्रॉय करना टेररिज्म के जरिए, लेकिन वो इस एम को रखते हुए अपना मेन मकसद भूल गए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या आर्म फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है अपने देश की सेवा करनी, और जब देश की सेवा है मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको उनकी देखभाल करनी और उनको अपनी तरफ लोग आकर्षित होंगे। और पाकिस्तान में अभी यह हालत होने वाली है कि वहाँ रेवोल्यूशन या एक बगावत जैसी स्थिति आएगी और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। खबर है कि बिजली में सब्सिडी की उम्मीद कर रहे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेब्ट मैनेजमेंट प्लान CDMP को खारिज कर दिया है। IMF ने कहा है कि बिजली के दाम 12.5 रुपए यूनिट तक बढ़ाओ, जबकि पाकिस्तान 675 अरब रुपए की सब्सिडी मांग रहा है और बिजली पर 7 रुपए यूनिट की दर तक बढ़ाने को तैयार था। दूसरी शर्त है इनकी कि जो आपने बिजली के अंदर आपकी महकमे में स्लिपेजेस हुई हैं, आपने एक प्रोग्राम दिया था साल के शुरू में कि इस हिसाब से हमारा सर्कुलर डेट बढ़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा वो बढ़ रहा है, तजावुज कर चुका है, तो वो 500-600 अरब रुपए का जो फर्क है उसका IMF जो है वो बोलता है कि उसके पैसे बढ़ाओ। IMF के साथ पाकिस्तान की 9वीं रिव्यू मीटिंग इन दिनों चल रही है। 9 फरवरी तक ये बातचीत चलनी है। इसके बाद ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की झोली में कितने डॉलर की खैरात गिरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। दुनिया ना सिर्फ पाकिस्तान में भूख से मरते लोगों को लेकर चिंतित है, बल्कि इस बात से ज्यादा परेशान है कि आखिरकार पाकिस्तान के बर्बाद हो जाने के बाद पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द और दहशतगर्दी के सामान का क्या होगा, यानी उन न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बम का क्या होगा जिसको लेकर पाकिस्तान अक्सर धमकियां देता रहता है। आशंका इस बात की है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में कोई धार्मिक कट्टरपंथी संगठन सत्ता पर काबिज हो जाएगा, और चिंता इस बात की भी है कि कहीं ये परमाणु हथियार इन संघी संगठनों के हाथों का खिलौना न बनकर रह जाए। पाकिस्तान के शहबाज सरकार दुनिया भर में घूम घूम कर कर्ज की भीख मांग रही है, लेकिन उसके जहरीले मौलाना जहर उगलने में लगे हुए हैं।
पाकिस्तान के मौलाना उस भिखारी की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिसे भीख न मिले तो वो बद्दुआ देने लगता है। कट्टरपंथी इस्लामी नेता मौलाना साद रिजवी दुनिया को परमाणु बम से डराना चाहता है। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह सदन में गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही दहशतगर्दों को पैदा किया है। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा? अगर पाकिस्तान बर्बाद हो गए तो इसके न्यूक्लियर बम का क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान इस समय पैसे की कमी से जूझ रहा है। कई रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान मई तक डिफॉल्ट कर जाएगा। पैसे की कमी से पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में आशंका ये भी है कि कोई धार्मिक कट्टरपंथी संगठन सत्ता हासिल कर सकता है। ऐसे में परमाणु संपन्न पाकिस्तान में अस्थिरता दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, इस आशंका को अमेरिका ने बहुत पहले भांप लिया था। लिहाजा ऐसे हालात से निपटने के लिए उसने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है और इस प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, यानी हथियारों को छीनकर उन्हें अपने कब्जे में ले लो। 9/11 के आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। अगर ये परमाणु हथियार गलत हाथों में गए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगी। 2007 में छपी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित रहें, इसके लिए अमेरिका ने 2001 से 2007 तक $10 करोड़ खर्च किए हैं। लेकिन दो ऐसी घटनाएं दुनिया के सामने आई जिसने पाकिस्तान के परमाणु बम पर सवाल खड़े कर दिए। पहला था 2004, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का दिमाग कहे जाने वाले एक क्यू खान पर हथियारों के सीक्रेट लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को बेचने का आरोप लगा। दूसरा मौका था 2011, जब पाकिस्तान में अमेरिका ने लादेन को ढेर कर दिया। साल 2011 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि पाकिस्तान के हथियार उसके देश या हितों के लिए खतरा है तो वो स्नैच एंड ग्रैब प्लान को एक्टिव कर देंगे। अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु बम को हमेशा खतरा मानता रहा है। शायद यही वजह थी कि साल 2022 में राष्ट्रपति बाइडेन ने परमाणु हथियारों वाले पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने युद्ध तक की बात कह डाली थी। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि परमाणु बम को सीज करने की कोशिश पाकिस्तान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू कर देगा। लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और उसे इससे उबरने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं की बैसाखी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस समय पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए टेंशन का एपिसेंटर बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान के हुक्मरानों की नजरें विदेशों में अपने बैंक खातों पर। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत।